पिताजी को मैंने खो दिया, छोटी सी थी 6 साल की। हमने तो खुद ने बाल विवाह को अपोज किया था। उनको बुरा भला कहते थे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मरों का खाते हो। बदलाव कोई सा भी हो, चाहे वो सामाजिक हो चाहे कोई भी हो, एकदम नहीं होगा। ये जो आत्महत्याएं करती हैं महिलाएं कुएं में कूद करके या किसी तरह से, ये जो है वो इसीलिए करती हैं वो जब बेबस होती हैं। कि न्याय की राह आसान नहीं होती है, खास तौर से तब जब सवाल सत्ता से करने हो, और उसकी कीमत जब आप सच के साथ में खड़े होते हो तो सच की कीमत आपको ये चुकानी पड़ती है कि अपनी आज़ादी से सम्मान से चुकानी पड़ती है। आज विमेंस डे के खास मौके पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 1997 में तत्कालीन भैरव सिंह जी शेखावत की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तब जेसी बॉस हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से उन पर कई आरोप लगे, कई समस्याएं उनको झेलनी पड़ी। उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। महिलाओं की जो शिक्षा है उसको लेकर उन्होंने कई सारे कार्य किए हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। मैं नंदिता और आप देख रहे हैं झलकों पर विमेंस डे स्पेशल। हमारे साथ मौजूद है एलिस गर्ग। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आपको विमेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू, आपको भी बहुत, और सारी बहनों को, हमारी जो सारी बहनें हैं उनको भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम आधा हिस्सा हैं और आज़ादी का आधा हिस्सा है। तो आज़ादी के अंदर जो भागीदारी महिलाओं ने निभाई वो भी गिनने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, उसको भी आपको साथ लेके बताना पड़ेगा। इस तरह से महिलाएं पीछे धकेल दी गई थी, पर बापू ने महिलाओं को आगे लाया। उन्होंने अपने साथ रखा हमेशा किसी भी लड़ाई में, और उसके साथ साथ फिर महिलाएं जुड़ती गईं। आज मुझे एक बात की तो ज़रूर खुशी है ये कहते हुए कि महिला ने ये साबित कर दिया कि अगर उसको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, उसको थोड़ी आज़ादी भी मिलेगी जाने की बाहर, तो वो बराबर से करके दिखा सकती है। अकेली भी करके दिखाया है महिला ने। विदेशों में जाके भी उसने अपना जो हुनर है वो फैलाया है। तो महिला को तो कभी उस पर विश्वास नहीं किया गया, उसको घर से निकलने नहीं दिया गया, और ज़्यादातर जो अत्याचार महिलाओं पर हुए उसके खिलाफ बहुत कम लोग खड़े हुए। वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो कोई अपने लिए किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकती। कितना पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी, किससे शादी करेगी, आज भी ये हाल है। वो कर नहीं सकती, मार डाला जाता है। उसके पक्ष में बोलने वाले बहुत कम। तो जरूरी ये कि महिला को अवसर दिए जाएं, सुविधाएं दी जाएं, जो अब थोड़ी दी जा रही हैं और वो आगे बढ़ रही है। इसके साथ मैं ये सोचती हूँ कि महिला को और आगे बढ़ाने के लिए उसको जोड़ा जाए कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में जोड़ा जाए, ताकि वो देख सके कि कैसे सब क्या करना है। क्योंकि अभी तो सिलाई कढ़ाई इस तरह के जो उसके अपने महिला कर सकती है। जैसा कि मैम आपने बताया कि लड़कियां जो होती है, महिलाएं, उनको अपनी जिंदगी में क्या करना है वो डिसाइड करने का मौका नहीं दिया जाता। वो क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या पढ़ाई करेगी, किसके साथ शादी होगी, सब उसके जो है या तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, शादी के बाद उसके हस्बैंड डिसाइड करते हैं। तो आपका जो समय था, क्योंकि अब थोड़ा समय बदल गया है, तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा अलग तरह का दौर आपने देखा हुआ है। उस टाइम पे शायद महिलाओं को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी जितनी आज मिलती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं पिताजी को मैंने खो दिया, छोटी सी थी 6 साल की, और माँ थी और कोई मुझे रोकने वाला ही नहीं था। इनके साथ जब शादी हुई तो बहुत अच्छे से बैठ के बात हो गई
कि भाई ये करना है। मैं बहुत अकेली थी तो बहुत अच्छे से रहती थी। मैंने इनको बोला तो इन्होंने कहा कि देख, दाल रोटी मिलेगी, जो कपड़े हैं वो ये वाले, तुम्हारी साड़ियाँ नहीं मिलेंगी, सिल्क की साड़ी और ये साड़ी और वो साड़ी। और फिर मैं यहाँ पर हमारे गोकुल भाई भट्ट थे, गांधीयन, बहुत माने हुए थे, बहुत। मैं तो उनको गांधी जी के बाद मानती हूँ। वो उनके साथ ही भाई जी थे। तो ये सब के उसमें मैं आई और इन लोगों के साथ कुछ कुछ छोटा छोटा काम किया। और मीटिंग होती थी हमारी गांधीयंस की, वो लोग ही ऑर्गेनाइज करते थे। हमको तो काढ़ा बनाने के लिए बोलते थे, बस काढ़ा मिलता था हमको, छाछ या चाय कॉफ़ी का तो नाम ही नहीं। तो वो हमारा, उससे मैं फिर प्रभावित हुई और फिर मैंने अपना सारा बदला। 100 रुपए की साड़ी खरीदी और वो पहनना शुरू किया, खादी की। तो ये साड़ी है वही, अभी भी आप मुझे कभी कहीं देखेंगी तो ऐसे ही पहने हुए देखेंगी। तो वो साड़ी ने मुझको बदला और फिर हम लोगों ने शादी तो कर ही ली थी। फिर उसके बाद में ये तय हुआ कि मैं जो काम करूँगी, ये भी मेरे साथ रहते थे, पर ये तो यूनिवर्सिटी में थोड़ा टाइम कभी देते थे, कोई बात होती थी तो उसके बारे में डिस्कस करते थे हम इनके साथ। और जो गांधीयंस थे यहाँ पर, उनके साथ मिलके थोड़ा बदलाव आया और फिर मैंने अपनी लाइफ ही बदल दी एकदम। उसी हिसाब से चलती रही। ना तो इनको पसंद था सोना चांदी, ना मुझे, तो सीधे सीधे साधारण कपड़े। और बस ये था कि क्योंकि ये एजुकेशन में थे, मैं रह चुकी थी, तो हमने सोचा कि बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चियों को पढ़ाएंगे ज़्यादातर। तो जवाहर नगर कच्ची बस्ती में 3 झोंपड़ियों में हमने स्कूल चलाया मैंने। वहाँ पे चलते फिर हमने धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। आज ये सारे स्कूल पक्के हैं सारे। ये मेरी एक फ्रेंड जो नीदरलैंड्स की थी, रही नहीं, वो भी बहुत अच्छी थी, उसने यहाँ बैठ करके ये स्कूल बनवाया। बहुत पैसे वाली, मुझको बहुत प्यार करती थी, मैं भी उसको बहुत चाहती थी। तो हमने फिर दोनों ने मिलके काम किया, तो बेटियों के लिए स्कूल बने। और ये स्कूल जब बन के तैयार हुआ तो जवाहर नगर कच्ची बस्ती के बच्चे सारे, वो यहाँ, क्योंकि मैं बस्ती में काम करती थी, वो यहाँ पढ़ने आने लगे। ऐसे करके फिर बढ़ता चला गया। और फिर हम स्कूल के अलावा महिलाओं के लिए हमने सेंटर खोले कि उनको किसी तरह से कुछ हुनर सिखाएं, और वो जो जानती थी चीज़ करना वही आगे बढ़ाएं, आगे उसके अंदर उनको मतलब जैसे समझ लीजिए कि वो कढ़ाई करना जानती थी, तो कढ़ाई जो है वो अच्छी कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग और ये सब उनको बताना, ये करना। तो उससे वो आगे बढ़ी। इस बस्ती में कोई 40 एक परिवार बलूचिस्तान से रहते थे। उनको बहुत सुंदर कढ़ाई आती थी। फिर जिसको जो आता था उसका ये काम होता था कि वो दूसरों को भी सिखाए। तो उन्होंने बलूचिस्तान की कढ़ाई सब काफ़ी महिलाओं को सिखाई। इस तरह से वो उनको काम मिलने लगा। आपको कब ऐसा लगा कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए आपने जो बच्चियां हैं, छात्राएं, उनके लिए स्कूल खोले? नहीं, बच्चियों के लिए स्कूल तो इसलिए भी खोले कि बच्चियां पढ़ती ही नहीं थी। लड़कियों को भेजते ही नहीं थे पढ़ने के लिए, ये भी तो बात है। तो कभी ऐसा हुआ? वो छोटे बहन भाई को संभालती थी या घर का काम करती थी, तो वो तो जाती ही नहीं थी स्कूल। तो जैसे आप बस्ती में जाते थे उनके पेरेंट्स को बात करने के, भाई लड़कियों को पढ़ाओ, तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ पेरेंट्स ने गुस्सा भी किया होगा आप पे
कि आ गई हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए इस तरीके से? माँ ने कभी नहीं किया। पुरुष जब हमारी मीटिंग होती थी तब भी उन्हें शक होता था, तो यूं चारों तरफ हमारे घेरा लगा के खड़े रहते थे, बैठे रहते थे कि देखें ये क्या सिखा रहे हैं। तो हम तो ऐसी कोई बात ही नहीं करते थे। उनको ये बोलते थे कि देखो तुम नहीं पढ़े तो आज तुमको ये काम करना पड़ रहा है ना, और अगर तुम पढ़े लिखे होते तो आज कहीं अच्छी जगह पे बैठे होते, तुम्हें छुट्टी मिलती, तुमको अच्छी तनख्वाह मिलती, तुमको इज्जत मिलती। आज तो अबे तुबे से तुमसे बात करते हैं लोग, एरी अठया तेरे से ऐसे नहीं बात करेगा कोई, यहाँ आओ आप। तो वो सब बातें उनके दिमाग में आने लगी, और वो जब उनको दिखाया भी गया, हम उनको ले जाके दिखाते भी थे, यहाँ तक कि हम पुलिस स्टेशन भी विजिट कराते थे ताकि उनका डर निकल जाए कि भाई देखो ये तो यहाँ पे खराब लोग जो हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए है ये, अपने लिए, आपके लिए नहीं है। तो इस तरह से फिर वो आगे बढ़े। हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, यहाँ पे अभी भी माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो शायद ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो वो सारे काम नहीं करेगी, जैसे घरेलू आप बता रहे कि जिनका घरेलू काम के लिए बनाया गया है। तो आपके फैमिली में ये कैसे पॉसिबल हो पाया उस टाइम में कि जो आप है इस तरीके से निकल कर आगे आए? जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती थी, आपने पढ़ाई लिखाई की, फिर और महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, उनको आगे बताना शुरू किया, बच्चियों के लिए आपने इतना काम किया। देखिए मेरी जो वो था पढ़ाई का टाइम, पापा तो थे ही नहीं, तो मैं हॉस्टल में रखी गई थोड़े टाइम। उसके बाद में फिर माँ के साथ रहती थी। तो पढ़ाई के लिए तो मैं भी चाहती थी पढ़ना, बेटियां सब पढ़ना चाहती हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। हमको कहते थे दीदी ये हमें भी स्कूल भेजवाओ ना, हमको भी स्कूल जाना है ना, ये बात बेटियां करती थी। और ये देखिए हमने यही नहीं किया, जब बेटी ने 8वीं करके छोड़ दिया, उसकी शादी हो गई, तब भी उसको जाके हमने समझाया और वापस से स्कूल में भिजवाया। और उन्होंने, कुछ बच्चियों ने तो कॉलेज तक पढ़ाई करी फिर बाद में, पर 10वीं सबसे करवा ली हमने ये कहा कि भाई तुम अगर 10वीं कर लोगे तो 10वीं का खास ये होता है कि एक तुमको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, और वो प्रमाण पत्र तुमको कहीं भी जगह दिलवा सकता है। कोई ट्रेनिंग करो, तुम टीचर्स ट्रेनिंग करो, नर्सिंग ट्रेनिंग करो, तो वो तुम्हारे काम आएगा। तो वो लड़कियों ने खुद ने इंटरेस्ट लिया और पढ़ाई करी। जब ये पढ़ने लगी तो वो छोटी वाली बेटियां भी इंटरेस्ट लेने लगी, पढ़ने लगी। और यही नहीं, उनके साथ उनकी माँ भी सीखने लगी हिंदी, कैसे दस्तखत करते हैं, सबको दस्तखत करना आ गया। तो यूं ऐसे उन लोगों ने भी मदद करी। आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि बहुत सारी महिलाओं के साथ अभी भी होता है, कुछ के साथ, लेकिन उतना नहीं होता। उनके साथ होता है कि मार पिटाई जैसी चीजें होती है, उनको रोका जाता है, और जब महिलाओं के साथ ये हो रहा होता है तब कोई सामने नहीं आता। आपने ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो उस दौरान आपके सामने क्या क्या चुनौतियां रही? देखिए सबसे ज्यादा तो मार पिटाई की आती थी, दारू पी के मारना, ये सारा बहुत ही कॉमन था। और महिला कुछ नहीं कर पाती थी उसके लिए, चुप रहती थी, बर्दाश्त करती थी। लेकिन जब ये इकट्ठे होने लगी, इकट्ठे होके जब हमने कहा भाई एक दो तो नहीं, एक दो से तो नहीं चलेगा, जब इकट्ठे होके बोलोगी तो दूसरे लोग नहीं तुमको मारेंगे, तब इनको समझ में आया। फिर ये इकट्ठे होकर के तो इन्होंने अपने आप बहुत सारी बातें अपने आप इन्होंने वो किया। जैसे वहाँ गांव के अंदर हैंडपंप पे नहाते थे लोग, इतना सा वो पहन के नहाते थे, और ये लोग पूरा यहाँ तक बोले हम तो मुंह ढक के जाते हैं, और ये तो ऐसे नहाते हैं वहाँ पे खुले। सारी महिलाएं इकट्ठी होकर एक दिन, और एक आदमी को कहा घर जाके नहा, बस इतना ही कहा, घर जाओ आप, वहां नहाओ, आप पानी भर के ले जाओ यहाँ से, यहाँ कभी नहीं नहाओगे आप। और वो हुआ, जब इकट्ठी हुई महिलाएं तब हुआ। आज बिजोलिया के अंदर दूध बेचती है, दूध की उसकी दुकान है,
शूज चप्पलें बेचती है, ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आजकल है चलती है वो, यहाँ जयपुर में ई रिक्शा भी तो चलाती है। और वो चूड़ियाँ बेचती है, पापड़ बनाती है। हमने तो उस पे विश्वास करा था कि उसको ये सब से दूर करेंगे, तो वो चक्की चलाती है, चक्की आटा पीसने वाली चक्की छोटी वाली, और गांव के लोगों का ही अपने पीसती है, पैसा उसको मिलता है, और इस तरह के काम वो उसमें करने लग गए अपने आप। तो उनको जब ये लगा कि कुछ पैसा मिलता है और ये पैसा ही हमको आगे ले जाएगा थोड़ा, तब उन्होंने आगे बढ़ना अपने आप ही शुरू कर दिया। एक औरत थी जो सिर्फ मक्की के पापड़ बनाना जानती थी, तब उसको जरा सा हमने इतना बताया कि भाई पापड़ और भी चीजों के बनते हैं, मूंग की दाल के भी बनते हैं, तब उसने शुरू कर दिया बनाना, और ऐसे बनाए कि खूब बिके उसके। कुछ महिलाओं ने कहा हम सब्जी की दुकान लगा सकते हैं, एक ने कहा हम फल की दुकान लगा सकते हैं। तो बिजोलिया में छोटी छोटी दुकानें आपको बहुत मिलेंगी। और ये भी है कि जो महिला की दुकान है, महिला की दुकान से खरीदेगी। कोई किस्सा जो आपको आज भी याद आता हो कि जब ये चीज हुई थी, ऐसी घटना भी हुई थी, जब हमें भी एक बार के लिए ऐसा लगा कि डर जैसा माहौल हो गया आपके साथ में, कुछ ऐसा? बिजोलिया इटसेल्फ के अंदर 18,000 रुपया महीना कमाती है वो लड़की औरत, जो चूड़ियां और फैंसी चीजें बेचती है। और लाती कहाँ से? इंदौर से जाके, उसका भाई रहता है वहां से जाके लाती है वो। तो उनको यही नहीं है कि यहाँ तो नहीं मिलता तो कहाँ मिलेगा भाई, वहाँ भी मिलेगा, जयपुर में भी मिलेगा। जयपुर में उन्होंने बर्तन खरीद के वहाँ गाँव में बेचे, तो ये भी उन्होंने सीखा कि दूसरी चीजें भी बेच सकते हैं वो लोग। आपके साथ आपके हस्बैंड का साथ था, क्योंकि आप दोनों बचपन से साथ थे, आपकी लव मैरिज हुई। कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको अपने हस्बैंड का साथ नहीं मिल पाता, वो कुछ करना चाहती है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? नहीं, देखिए, इनका साथ तो खैर मेरे को शुरू से ही मिला और कुछ महिलाओं को भी मिला, लेकिन ज्यादातर नहीं मिला। ज्यादातर आज भी नहीं मिला, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं मिलता। एक बात कहेंगे, तेरे को क्या करना है, तू तेरा काम कर, बस खत्म। उसके आगे वो बोल ही नहीं पाती, ये भी बात है। आपने ऐसी भी महिलाओं को देखा होगा जो पहले अपने घर के बाहर निकलने से पहले परमिशन लेती होगी अपने घर वालों से, जिनके पेरेंट्स या जिनके ससुराल वाले इतने खुले ख्यालात के नहीं होते कि वो उनको बाहर काम के लिए जाने दे। पहले जल्दी शादी कर दी जाती थी छोटी उम्र में लड़कियों की, तो वो अपनी पढ़ाई भी नहीं जारी रख पाती थी। अब वो शादी की बात आपने की, तो हमने तो खुद ने बाल विवाह को अपोज किया था, उसके विरुद्ध खड़े थे। और जो भी सामाजिक बुराइयां थी उनका खिलाफत तो हमारा काम ही था। जैसे ये औरत के जेवर बेच देना या गिरवी रखना, और फिर वो जब डेथ हो जाती थी किसी बुजुर्ग की ना, तो उसके अंदर वो बरसी करते थे, बारवा करवाते थे, तिया करवाते थे, उसमें बहुत पैसा खर्च करते थे ये लोग। तो उसके बाद में फिर नहीं, वो हम लोग जहाँ पर वो खाना खाने जाते थे वहाँ पर काफ़ी महिलाएं, हम तो 2-4, पर वहाँ के गांव की महिलाएं खड़ी हो जाती थी और कहते थे कहाँ जा रहे हो? बोले वहाँ जा रहे हैं जिम ने। तो अच्छा, तुम कभी उससे मिले? बीमार पड़ा था वो, इतने दिन बीमार रही वो, उससे कभी मिले? नहीं मिले। तो फिर उनको बुरा भला कहते थे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मरों का खाते हो, ये करते हो। तो धीरे धीरे वो प्रथा खत्म हुई, धीरे धीरे हुई। सबसे ज्यादा उसमें परेशानी आई। एक महिला जो होती है, एक लड़की जो होती है, सारे बदलाव उसकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि शादी के बाद घर उसको बदलना पड़ता है, अपना कंफर्ट उसको छोड़ना पड़ता है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पे तो मैं उस बेटी को पहले समझाना पड़ता है, ये हमारे साथ भी सामने भी आया। तो उसको क्या करते हैं ये घर वाले ही, उसको जेवर बताते हैं, अच्छे कपड़े बताते हैं कि देख तेरे को ये मिलेगा, ये होगा, काम नहीं करना पड़ेगा। पर उसको उस समय समझ में नहीं आता, पर जब शादी हो जाती है उसके बाद समझ में आता है कि ये इन्होंने गलत बोला था। तो उसके बाद फिर वो समझती है, पर
बदलाव कोई सा भी हो, चाहे वो सामाजिक हो चाहे कोई भी हो, एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। और बदलाव का मतलब ये है कि आप इधर तो महिला को स्ट्रॉन्ग करो, उसको मजबूत करो, उसका सशक्तिकरण करो, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो अपनी झगड़ा अपने आप निपट लेगी। एक चीज आपने बोली थी कि सारी महिलाएं जो होती है उनको चाहे समाज के नाम पर हो चाहे परंपरा के नाम पे उनको जकड़ के रखते हैं, जैसा कि मंगलसूत्र उनको पहनना है शादी के बाद, लाल जो चीजें पहननी है सुहाग की वो उनको पहननी है, सारे व्रत उनको रखने हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि शादी दोनों की होती है, पुरुष और महिला दोनों की शादी होती है, लेकिन जो कल्चर है वो पूरा महिला को ही थोप दिया जाता है, उसके कंधों पे जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको ऐसे बताना है, आपको दिखाना कि हाँ अब मैं शादीशुदा हूँ। देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्य की बात है कि ये माँ तक भी, भाभी, माँ, बहन, ये सब भी उसको यही सब समझाती है कि देख हम भी तो ऐसे रहते थे। तो यही है कि उसको आप अगर नई बात नहीं बताएंगे, आप जो करने जा रहे हैं उसको आप नहीं बताएंगे, तो वो तो जो पीछे लोगों ने उसको समझाया है, बताया है, वो ही करेगी। हम लोग उसको ये बताते थे कि पैसा हम देते थे उसको 4,000 रुपया या ऐसा कुछ, 6,000 रुपया उसके लिए सामान खरीदने के लिए, परचूनी की दुकान खोलनी है तो लो भाई ये लो। तो उसके बाद में हमने क्या किया, बैंक से जोड़ा उसको। हम कितना देते, बैंक से जोड़ा, बैंक जाने लगी वो, और बैंक में पैसा जमा कराती थी, अपना इकट्ठा करती थी, और फिर वो बैंक से उधार लेने लगी, लोन लेने लगी, और फिर काम करने लगी। तो जो उसके सामने आया वो तो उसके माँ बाप ने, भाभी ने, चाची ने सब सिखाया, लेकिन जब वो खुद उठ के खड़ी हुई तो वो दूसरी तस्वीर थी उसके सामने। तो फिर उसने अपने आप शुरू कर दिया करना। अगर एक लड़का शादी नहीं करना चाहता है तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगर कोई लड़की शादी के लिए मना कर देती है तो समाज में ये बोला जाता है कि नहीं, लड़कियों की तो शादी होनी ही चाहिए, कोई लड़की कंवारी नहीं रह सकती। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो और इस पे क्या ये वाकई में सही है? मैं तो नहीं सोचती कि सही है। अगर वो बच्ची शादी नहीं करना चाहती, और ऐसी बेटियां हैं बहुत, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारी हैं। मेरी बेटी की भी एक फ्रेंड्स हैं जो शादी नहीं की उन्होंने। मैं तो उनको सपोर्ट करूंगी कि तुम्हें शादी नहीं करनी है तो क्या करना है, कुछ दिमाग में है तो। एक तो जर्नलिस्ट है जनसत्ता की दिल्ली में, नीलम मानी भी जर्नलिस्ट है, शादी नहीं करी उसने। वो आके मेरे से एक वो करती थी, दीदी आप कहते हो शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, और ये देखो घर वाले तो मानते नहीं है। तो मैं उसको कहती थी तू दूसरी जगह जाके नौकरी कर, यहाँ से जा, जयपुर से। अभी वो दिल्ली में है और किताबें भी लिखी हैं बहुत उन्होंने। तो ऐसी देखिए, वही मैं बार बार कहूँगी इस बारे में महिला के लिए कि महिला को कोई बहुत लोग नहीं हैं जो उसकी तरफ उसके अनुसार बोलेंगे या उसको उसके अनुसार करने देंगे। उस महिला को तो खुद खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आना चाहिए बाहर से। क्योंकि नाम बदनाम हो जाएगा, तू ऐसा करेगी तो इसके साथ शादी, ये अपनी जाति का नहीं है, ये सब होता है। ये सब आज भी हो रहा है खूब, और जान से मार डालते हैं। और माँ बाप, भाई भी सब शामिल हैं उसमें, तो उस सब से भी वो घबराती है। तो ये चेंज के लिए जब बदलाव की बात हम करेंगे तो उसको पहले महिला को हमें मजबूत करना पड़ेगा। उसको कुछ ऐसा कुछ उसके हाथ में होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए कि वो अपने आप खड़ी हो सके। क्योंकि आप संभाल नहीं पाएंगे उसको, कब तक आप उसका वो करेंगे, जब तक वो खुद अपने आप नहीं करेगी तब तक। एक और चीज देखने को मिलती कि जैसे पहले तो कम लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी तो वो एडजस्ट कर लेती थी घर के साथ में। आजकल तो जो तलाक के मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जब घूम फिर के बात आती है और जब बातें होती है समाज में तो वो कहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ लिख ली इसलिए घर नहीं संभालना चाहती, घर का काम नहीं करना चाहती, इसलिए उनका डिवोर्स हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्या सिर्फ जो डिवोर्स केस होते हैं उसके लिए महिला ही जिम्मेदार होती है? देखिए, डिवोर्स की बात जो आप कह रहे हैं, अगर वो दो जिंदगियां आपस में ठीक से नहीं निभ सकती हैं
तो वो दोनों को अलग अलग होकर के अपने हिसाब से और जीना चाहिए, अधिकार है उनको देश के अंदर। तो अगर वो दोनों जो हैं डाइवोर्स की बात करते हैं तो बनिस्बत इसके कि झगड़े हो, मारपीट हो, कोर्ट में जाए या कुछ हो, बैठ के अच्छे से अलग हो जाए। दोष हमेशा महिला पे आ जाता, मैं वो पूछ रही हूँ। नहीं, उंगलियां तो उसकी तरफ उठेंगी, वो तो कहेंगे इसमें ही कोई खोट होगा। हाँ। पुलिस में जब वो जाती है, कोई उसके साथ ज्यादती होती है तो वो कहती है जा यहाँ से, तूने ही कुछ किया होगा, पुलिस वाले कहते हैं ये। तो उसको तो कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे, उसको तो यही कहेंगे कि तूने कुछ किया होगा, है तू ही अच्छी नहीं है, वो लड़का तो बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमको अब ऐसी लड़की को सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट के अंदर आपको समाज की तरफ से भी करना भी और कराना भी, उसके अलावा फाइनेंशियली उसको किसी तरह से कहीं व्यवस्था करने की, वो कमा सके और रह सके। उसके पास अगर बच्चे हैं तो और भी जिम्मेदारी है, वो आदमी लेके नहीं जाएगा बच्चों को, बहुत कम ले जाते हैं, उसी के पास छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें तो दूसरी शादी करनी है। तो इस तरह से डाइवोर्स की बात अगर हम करते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि अलग रहना ही ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके कि रोज झगड़े हो, मारपीट हो, और हो सकता है कभी कभी तो उसकी हत्या ही कर देते हैं। 97 में जो हुआ था, 1997 में जैसी बोस अस्पताल वाला, आपके सामने बड़ी चुनौती थी क्योंकि आपके साथ वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया था, आरोप आप पे लग रहे थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अंत में जाके जो है वापस से जांच हुई, उसके दौरान आपके साथी भी बरी हुए। पर दुखद बात यह है कि आपके एक साथी की 17 महीने जिस दौरान वो कारावास में थे, उनकी एक की डेथ हो जाती है। तो उस दौर को, उस समय में आपको ये हिम्मत कहाँ से आई कि नहीं लड़ना तो है ही? मैं आपको SMS हॉस्पिटल ले चलती हूँ, वहां पर पुलिस खड़ी हुई है, वो लोग खड़े हुए हैं और हम खड़े थे महिलाएं 4-5। अब ये सोच रहे थे वो बच्चे अकेले, कोई नहीं साथ। हम ये सोच रहे थे इसको इनकी शक्ल नहीं दिखा दे, मीडिया भी था, कैसे करें क्या करें। हमने एक चादर मंगवाई किसी से और उसको उड़ाकर मैंने, वो काफी लंबी लड़की है मेरे से, मैं उसके यहाँ आती हूँ, उसको उड़ा के और मैं उल्टी चलती गई, उसको चलाती गई मेरे यहाँ रख के। और गाड़ी चलाना मुझे आता था सब, मैं जिप्सी वगैरह ये चलाती थी, जीप वगैरह। और मैंने उसको किसी तरह से, हम 3 जने थे, उसको किसी तरह से जिप्सी में धक्का मार के बिठा दिया। और जो मैंने दौड़ाई उसकी गाड़ी, पुलिस वालों को भी आगे नहीं निकलने दिया, मीडिया को भी नहीं निकलने दिया जब तक उसके घर नहीं पहुंचे। तब न्याय की उम्मीद किससे थी? क्योंकि पुलिस पे भी आरोप लग रहे थे आपकी कार्रवाई सही से नहीं हो पा रही है मामले की। देखिए, बहुत भुगता मैंने, उसको छोड़िए, मैंने भुगता, मेरे बच्चों ने भुगता, कोई भी नहीं आया। मैं कह रही हूँ ना, महिला के साथ कोई नहीं है, वो अकेली है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे तो थे ही मेरे साथ, बाकी कोई नहीं। जो लोग उसकी वो करते थे वो भी नहीं आए सामने। आपने बोला कि महिला जब आवाज उठाती है तो उसके साथ जो खड़े, पहले सब बोलते हैं हम साथ में हैं, जब जरूरत होती तब साथ में नहीं हो पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई है, कोई महिला है जो वाकई में पीड़ित है और ऐसा न्याय की गुहार लगा, तो आप उससे क्या कहना चाहोगे? कि क्योंकि आप इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जब तक लड़ो जब तक सांस है, जब तक लड़ो जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता, तो उसको क्या संदेश आप देना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? या कि चुपचाप जो हो रहा है उसको सहन कर लो क्योंकि साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं है? नहीं, उसका आज भी फोन कभी कभी आता है मेरे पास और वो जो कुछ भी पूछती है मुझसे, मैं उसका कोशिश करके जवाब देती हूँ। पर वो लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई ना, वो तो समाज में नहीं, समाज ने उसको बिठाता, कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ। अब माँ बाप तो छोड़ेंगे कैसे उसको सड़क पर, वो माँ बाप के पास रहती है, पर उसकी जिंदगी खराब कर दी उन लोगों ने और उनको वो सजा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, ये आपको पता होगा।
आज भी ऐसा ही होता है, ये चाहे भले ही 1997 की बात हो, लेकिन आज 2026 आ गया है, चीजें आज भी बहुत सारी वैसी ही है। जैसे लड़कियों के साथ जब भी कुछ गलत होता है, कई मामले ऐसे तो जो सामने ही नहीं आ पाते, उनको दबा दिया जाता है। नहीं, सामने तो वो आएगी भी नहीं आएगी। वो किस बेसिस पे सामने आएगी? वो उसको ये लगता है कि ये मेरे नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मुझे साथ नहीं देगा। फिर वो किसके साथ आए सामने? कोई तो हो। तो इसलिए वो देखिए, ये जो आत्महत्याएं करती हैं महिलाएं कुएं में कूद करके या किसी तरह से, ये जो है वो इसीलिए करती हैं, वो जब बेबस होती हैं कि क्या करें, अब है क्या हमारे पास। महिला को इस बात की बहुत घबराहट है कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, फिर क्या करूँ। वो उनको मार नहीं सकती, वो उनको कुछ जवाब नहीं दे सकती जिन्होंने उनको उसको बेगैरत किया। जब ये हुआ, आप अकेले अपने आप को महसूस कर रहे थे, फिर आपने अपने आप को कैसे मजबूत बनाया? उस दौरान आपकी फैमिली के अलावा कैसे आपने अपने आप को मेंटली ये सिखाया कि अब जो हुआ सो हुआ, आज आप इतनी सारी बच्चियों के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, स्कूल्स चला रहे हैं? देखिए, एक बात मैं यहाँ कहूँगी कि मेरी लाइफ और मेरा रहन सहन, सपोर्ट, ये सब बहुत अलग उससे थे। जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई, लेकिन जो अजमेर के आईजी साहब थे, वो बहुत, उनकी औलाद नहीं थी, वो बहुत, उनकी वाइफ और वो दोनों मेरे को बहुत, वो, मैं छोटी सी थी, 7 साल की, 6-7 साल की, और उनको मैं देखती थी कि किस तरह मारते हैं ये लोग, पुलिस वाले क्या क्या करते हैं। उनके घर पे कभी रहती थी सारा दिन। उनकी वाइफ मुझे बताती थी, बेटा उधर मत देखो, वो सब गंदे लोग हैं, उधर मत देखो। तो वहाँ से मुझे लड़ने की शक्ति मिली। वहाँ से जो चली मैं, तो हम दोनों तो खैर एक मन थे, एक दिमाग थे, तो हमने तय कर लिया था कि करेंगे शादी तो करी। पर हमने अपने घर में भी करवाई। बाद में कि पहले? नहीं, बाद में। मेरी दोनों बेटियों की शादी अलग हुई। एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है, एक ब्राह्मण है और एक वो है पंजाबी। इनकी दोनों की शादी हुई। उसके अलावा इनके पहले इनके ताऊ की बेटियों की 2 शादी करवाई हमने। तो शुरुआत आपसे हुई थी, आपकी फैमिली, उनकी तरफ से फैमिली में की? मैं तो वहाँ गई नहीं, इन्होंने कहा तू मत जा, बेकार, वो सब जानते हैं, ये सब तेरी आग लगाई हुई है, तू मत जा। ये गए और उन्होंने दोनों की शादी करवाई। जब आपकी हो रही थी शादी, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था लव मैरिज के लिए? अदर कास्ट में आपके दोनों के अलग अलग धर्म थे, आप पारसी थे, वो हिंदू थे। कभी रिकॉग्निशन नहीं मिला, नेवर। ये तो मैं महसूस करती हूँ आज तक। अगर जब शादी होती है तो बहुओं को देते हैं, है ना, कपड़े जोड़े देते हैं। मुझको जो जोड़ा मिलता था वो ऐसा मिलता था कि तू तो पहनती नहीं है, गोटा वोटा कुछ पहनती नहीं तू। आज आपकी कितनी उम्र हो गई होगी बताओ? 80 से ऊपर है आप। मैं 85। आपका और आपके हस्बैंड का साथ कितने साल का था? 63 इयर्स। 63 इयर्स से आप एक दूसरे के साथ थे? वो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो थे ही प्रोफेसर फिजिक्स के, और हम लोग 60 से यहाँ रह रहे हैं। जैसे आपने बताया कि फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो शादी के बाद फिर अलग से रहने लगे थे कि उनके घर पे अलाउ कर दिया था रहना आपको? मैं 2 बार इनके घर गई। इनके बच्चों को मैंने पढ़ाया, 2 लड़कियों को डॉक्टर बनाया हमने। मैंने क्या, हम दोनों ने। लड़के को एमएससी करवाया, बेटी को एमएससी करवाया, और एक को एयरफोर्स में गया, उसने भी शायद यहाँ से हायर एजुकेशन। 5 बच्चे पढ़ाए, 2 अपने, 7 बच्चों को। कमाती तो थी नहीं, नाम तो बहुत होता था सब। मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, जयपुर में हुई, अचानक डेथ हुई उनकी। उनको बीमार नसीराबाद से लाए थे और यहाँ डेथ हुई। डॉक्टर ने बीमारी दूसरी बता दी। इन्होंने कहा चलेगी तू,
मैंने कहा अगर वो जाने देंगे तो, वो तो नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा फिर चलूँ। मैं गई इनके साथ। वो गाड़ी ऊंची थी काफ़ी, उस गाड़ी पर रखा हुआ था उनको, उसके ऊपर चढ़ गई मैं कि पाँव वाँव छुए, जो करते हैं बहू करती है वो। पर ये बात यहीं ख़त्म हो गई जयपुर, और इनको ले गए। मैं अपने घर में बैठी रही बच्चों को लेके। एक तो ये गए, मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ थी नंद, उनके साथ अच्छा था, बहुत प्यार करती थी मुझको, छोटी नहीं करती थी। इनके जो बीच वाले भाई, जिनके बच्चों को ज्यादा पढ़ाया, 2 बेटियों को डॉक्टर बनाया, जयपुर में मौजूद है, एक मानी हुई डॉक्टर है, एक कानपुर में है। उनके फादर की डेथ हुई। वो तो इतना भी मुझे बर्दाश्त नहीं करते थे। घर भी आते थे तो बस खाना वाना जो भी खाना था या करना, बात करनी, वो कर ली और चले गए। मेरा कोई लेना देना नहीं। इनको मैंने सुबह ही 6 बजे उठाया। मैंने कहा उठो भाई साहब गए। कौन? फिर मैंने बताया तो बोले फिर। मैंने कहा चलो। बोले तू चलेगी फिर वो लोग तेरे को कुछ कहेंगे। मैंने कहा अब तक कहते रहे हैं तो क्या हुआ, और कह लेंगे। आई मीन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि ये तुमको ऐसा व्यवहार मिलने वाला है। मैंने कहा तुम तो चलो, उठो। गाड़ी लेके भागे हम नसीराबाद। बस उनको तैयारी कर रहे थे ले जाने की, हम पहुंच गए। अच्छे से गए, उनको करा सारा इन्होंने जो भी करते हैं भाई, और उसके बाद में आ गए और हम फिर नहीं गए। मैंने कहा नहीं बस हो गया, अब नहीं। फिर इनके जो सबसे बड़े भाई थे, उनकी वाइफ मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी जिठानी जिन्हें कहते हैं, तो उनकी डेथ हुई अचानक। तब मैंने इनको कहा चलो, भाभी चली गई। बोले फिर वहाँ पर वो हुआ कुछ। मैंने कहा होने दो, चलो तो सही। बकायदा गए हम, फूल माला जो शॉल वगैरह सब खरीद के ले गए, और मैंने पहनाया, सब किया, और शाम को वापस आ गए। उसके बाद आज तक नहीं गए। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑल्सो। आप अपने आप की तैयारी भी करेंगे दिमागी कि आपको क्या करना है। आपने अपना फर्ज पूरा करा, उनको बता दिया कि भाई तुमने जो किया है वो जो ठीक नहीं किया, पर हम अभी भी खड़े हैं यहाँ। पर ये बातें जो पढ़ी लिखी बहनें, महिलाएं, बेटियां हैं, वो तो फिर भी और कुछ मजबूत वाली भी कर सकती हैं, बाकी सब कोई नहीं कर सकता। गाँव की बेटी तो मार डालेंगे वो। तो एलिस गर्ग जो हमारे साथ आप सुनिया हाँ की तरीका से बे, चाहे 1997 की बात हो, चाहे भी के अलावा बाल रश्मि का जय शुरू कर रही है और आज जी मुकाम पे पहुंच चुकी है। कई सारी चीज़ें जो महिला के लिए करी ही, भी काफ़ी परेशानी आई ही। और ये बात में मैं आपने कहना चाहूँ कि सच की राह में कांटा जरूर आवे है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आवाज़ें दबती नहीं है बल्कि समय के साथ और बुलंद होती है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है एलिस गर्ग जी है। इन्होंने बताया किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। तो विमेंस डे स्पेशल पे आपने सुना महिलाओं की जो पूरी जिंदगी होती है, उनकी जो जर्नी होती है, उसमें किस तरीके की मुसीबतें आती है, उनको कहाँ कहाँ जो है लड़ना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने बताई है। साथ ही इन्होंने ये भी सिखाया है कि किस तरीके से महिला को मजबूत होना चाहिए। अगर महिला मजबूत है, अगर वो परिणाम क्या है इसके लिए पहले से तैयार है, तो अपनी लड़ाई जीत सकती है। कैसे लड़ाई जीती जाती है, इस पूरे वीडियो पे आपके क्या विचार है, महिलाओं को लेके आपके क्या विचार है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बनाए रखें झलकों पे अपना प्यार और विश्वास। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। झलको